बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बिंदु समन्वय प्रबंध का सार है पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। समन्वय। देखिए, समन्वय क्या है। समन्वय से तात्पर्य होता है तालमेल, यानी आपस में तालमेल होना। आप खेल खेलते हैं कई प्रकार के, उसमें जब तक आप टीम भावना के साथ मिलकर खेल नहीं खेलेंगे तब तक आप खेल में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी जब तक सारे खिलाड़ी समन्वित रूप से काम नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर नहीं खेलेंगे, एक दूसरे से तालमेल बैठाकर नहीं खेलेंगे, तब तक जीत प्राप्त नहीं करेंगे। आप हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई सा भी गेम जिसमें कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपस में आपके तालमेल नहीं होगा। इसी प्रकार संगठन में अनेक प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, अनेकों लोग काम करते हैं, और इन लोगों में जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अनेक कर्मचारी हैं और सब अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं और अपने हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। उनको समन्वित करने वाला अगर कोई नहीं है तो संगठन अपने उद्देश्यों से भटक जाएगा, अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएगा। इनके कार्यों में समन्वय लाना, समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार प्रबंध के जो अलग अलग विभाग होते हैं, चाहे वह उत्पादन विभाग हो, चाहे वह क्रय विभाग हो, चाहे वह वित्त विभाग हो या सेवा वर्गीय विभाग हो, इनमें भी जब तक समन्वय नहीं है तब तक संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इनके अंदर भी समन्वय होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ जो संगठन के प्रबंधक के स्तर हैं उसमें भी उच्च स्तर के प्रबंधकों, मध्य स्तर के प्रबंधकों और निम्न स्तर के प्रबंधकों में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। इनके अंदर समन्वय होने पर ही संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। यदि ये एक दूसरे से समन्वित नहीं है, एक दूसरे से इनका कोई तालमेल नहीं है, तो संगठन अपने लक्ष्यों से दूर होता चला जाएगा। तो समन्वय हर संगठन के लिए बहुत आवश्यक है, समन्वय बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसे प्रबंध का सार भी हम कहते हैं। आइए इसे देख लेते हैं। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न लोगों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। देखिए, किसी भी गतिविधि में अलग अलग कई सारे लोग काम करते हैं। खेल खेलते हैं आप तो उसमें भी कई खिलाड़ी खेलते हैं। यदि सब अलग अलग दिशा में अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, तो टीम विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। टीम को विजय दिलाने के लिए सभी को एक ही तरीके से आगे बढ़ना होगा, एक ही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, समन्वित होकर आगे बढ़ना होगा, खेलना होगा, तभी टीम विजय प्राप्त करती है। उसी प्रकार संगठन में भी विभिन्न लोगों की गतिविधियों में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा, उनमें समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं, क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय आदि को संतुलित करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जो विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न क्रियाएं होती है एक संगठन में, उनके अंदर समन्वय स्थापित करके ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर एक जो संगठन है उसमें प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग संगठन भी होता है, स्टाफिंग का कार्य भी होता है, डायरेक्टिंग निर्देशन का कार्य भी होता है और कंट्रोलिंग का कार्य भी होता है, नियंत्रण का कार्य भी वहाँ किया जाता है। ये प्रबंध के कार्यों में आते हैं। ये सभी कार्य प्रबंध करता है। जब तक इन कार्यों में समन्वय नहीं होगा तब तक संगठन अपने लक्ष्य प्राप्त
नहीं कर पाएगा। प्रबंध के सभी स्तरों के बीच समन्वय होना एक व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। यह सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। यही कारण है कि समन्वय प्रबंध का सार है। सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाने का काम करता है। जो अलग अलग कर्मचारी हैं उनके कार्य व्यक्तिगत होते हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों में समन्वय स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके सामूहिक लक्ष्य, जो संगठन के लक्ष्य हैं, जो व्यवसाय के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। यह सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करता है, सभी लोगों के प्रयासों को एक साथ बांधने का काम करता है, जिससे संगठन के लक्ष्य पूरे होते हैं। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। योजना बनाने से ही समन्वय प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही संगठन के अंदर, व्यवसाय के अंदर प्लानिंग शुरू होती है, वहीं से समन्वय का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो उसे समन्वय की आवश्यकता होती है। कोई भी संगठन यदि अपने उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण से साथ ही साथ कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। सभी कार्यों के अंदर जब तक तालमेल नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। समन्वय कार्यदल में संतुलन बनाने तथा उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया है, जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य का सही विभाजन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति मिलकर तथा एकता के साथ अपना अपना कार्य कर सके। देखिए, यह परिभाषा दी थी EFL ब्रेंच ने, और इन्होंने क्या कहा? संतुलन बनाए रखने, कार्यदल में संतुलन बनाने। जो लोगों का कार्यदल होता है, काम करने वाले लोग होते हैं, उनके दलों में संतुलन बनाने तथा उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया है। वो अलग अलग काम करते हैं और उनके बीच तालमेल स्थापित करने की यह प्रक्रिया होती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य का सही विभाजन किया जाता है और यह देखा जाता है कि व्यक्ति मिलकर तथा एकता के साथ अपना अपना काम करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां क्या की गई है? व्यक्ति मिलकर काम करें। जो भी कर्मचारी हैं वो आपस में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यदि वो मिलजुल कर काम करेंगे तो संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। यदि इनके अंदर समन्वय है, इनमें एकता है, सामंजस्य है, तो संगठन के लक्ष्य आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। अगली परिभाषा है, समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है। देखिए, अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है। जो अधीनस्थ होते हैं वो अपने अपने प्रयास करते हैं और उनके सभी के प्रयास संगठन के लिए होते हैं। उन प्रयासों को एक सूत्र में बांधना यह समन्वय के द्वारा ही संभव है। यह कार्य अधिकारी समन्वय के माध्यम से ही कर सकता है तथा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों में एकता लाता है। यह परिभाषा दी थी मैकफार्लैंड ने। अगली परिभाषा देखते हैं बच्चों। समन्वय अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का इस प्रकार परस्पर मिलान करता है कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति और श्रेणी दूसरे कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति और श्रेणी से मेल खाए तथा आपस में मिलकर संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। देखिए, यह परिभाषा भी क्या कहती है कि कर्मचारी संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। और ये कब होगा? जब कर्मचारियों के कार्य करने की गति, उनकी प्रगति और श्रेणी दूसरे कर्मचारियों के साथ मेल खाए। एक तो बहुत तेज गति से काम कर रहा है और एक बहुत धीरे काम कर रहा है, तो इससे संस्था के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकेंगे। जब तक सभी कर्मचारियों की जो गति है, जो उनके काम करने की प्रगति है, वो एक साथ बराबर मेल नहीं खाएगी, तालमेल जब तक उनमें नहीं होगा, तब तक संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा
नहीं कर पाएगी। उत्पादन करने वाले तो बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, सही समय पर उत्पादन कर रहे हैं, उनको कच्चे माल की आवश्यकता हुई तो क्रय विभाग के कर्मचारी सही समय पर उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे, उनके द्वारा उत्पादित माल का सही समय पर विक्रय नहीं हो रहा। तो जब तक इनके कामों में तालमेल नहीं होगा तब तक संगठन अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। यह परिभाषा दी थी थियो हेमन ने। अगले देखते हैं समन्वय की प्रकृति या विशेषताएं। देखिए समन्वय की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित रखता है। देखिए समन्वय विभिन्न क्रियाओं को एक साथ लेकर चलने में सहायता करता है। जो संगठन में अलग अलग विभाग अलग अलग क्रियाएं करते हैं उनको एक साथ लेकर चलने का कार्य यह करता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ताकि निर्धारित लक्ष्य जो हैं, संगठन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। ये और जो समूह के कार्य हैं उनको एक केंद्र बिंदु प्रदान करने का यह कार्य करता है, ताकि वो निर्धारित योजना के अनुसार आगे चल सके। तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है। यह समन्वय की विशेषता है कि यह सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है, अलग अलग विभागों के कार्यों को एकत्रित करते हुए संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने का काम करता है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना है। देखिए विभिन्न विभाग जो होते हैं संगठन के वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि संगठन के लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो समन्वय के माध्यम से उनकी जो विभागों की कार्यवाही है उसमें एकता लाई जाती है। यह व्यक्तियों के प्रयासों में एकता लाकर विभिन्न विभागों को जोड़ने का कार्य करता है। यह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एकता लाने का कार्य करता है और विभागों को जोड़ने का काम करता है। यदि विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो संगठन के लक्ष्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जो समन्वय है यह नियोजन से लेकर नियंत्रण तक हर कार्य में चलती रहती है और निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया होती है। समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की सभी क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है। आपने योजना बनाई, योजना किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, यह आपने तय कर लिया। आपने कामों का बंटवारा भी कर लिया, लेकिन जो कामों का बंटवारा किया गया है वो सही तरीके से आपने नहीं किया तो आपके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। कामों का बंटवारा भी आपने सही तरीके से कर लिया, लेकिन उन कामों को करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाने थे वो सही तरीके से नियुक्त नहीं हुए। योग्यता वाले व्यक्ति की नियुक्ति न करते हुए आपने अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, तो भी आपका काम प्रभावित होगा। आपके इन कार्यों में समन्वय नहीं है। इसी प्रकार सही तरीके से निर्देशन प्रदान नहीं किया गया, कार्यों पर सही प्रकार से नियंत्रण नहीं रखा गया, तो भी संगठन के उद्देश्य लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए इन कार्यों में भी समन्वय होना बहुत आवश्यक है और समन्वय इन कार्यों में निरंतर चलता रहता है। इनमें तालमेल के द्वारा ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय का सर्वव्यापी कार्य है। देखिए समन्वय हर जगह होता है। आप खेल खेलने जाते हैं तो वहाँ भी समन्वय बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अपनी टीम को विजय दिलानी है, सभी खिलाड़ी जब मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर खेलेंगे तो विजय प्राप्त होती है। यदि वो अलग अलग अपने हिसाब से खेलेंगे तो उन्हें विजय प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार संगठन में जो विभिन्न विभाग होते हैं उनकी क्रियाएं जो होती हैं उनमें भी समन्वय होना आवश्यक है। जो विभिन्न विभाग हैं जब तक वो तालमेल बैठाकर काम नहीं करेंगे तब तक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है और जो विभिन्न विभागों के काम हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्रय विभाग कच्चे माल की खरीदारी करेगा तो उससे ही उत्पादन विभाग उत्पादन का काम करेगा।
जब उत्पादन विभाग काम करेगा तो ही विक्रय का कार्य किया जाएगा, विपणन का कार्य किया जाएगा, विज्ञापन का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार इनके कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। वित्त विभाग जब तक क्रय विभाग को वित्त नहीं देगा तब तक वह कच्चे माल का खरीदार नहीं कर पाएगा, और जब तक विक्रय करने वाला विभाग विक्रय नहीं करेगा तो पैसा वित्त विभाग के पास नहीं आ पाएगा। यानी इन सबके जो काम हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे की मदद के बिना ये अपना काम नहीं कर सकते, जबकि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, और इसी प्रकार समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर भी होती है, चाहे उच्च स्तरीय प्रबंध हो, चाहे मध्य स्तरीय प्रबंध हो, निम्न स्तरीय प्रबंध हो। इन सभी के बीच में समन्वय होना बहुत आवश्यक है संगठन के हित के लिए। सभी क्रियाओं में हमेशा एकता और संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वय आवश्यक है। सभी क्रियाओं में हमेशा एकता और संतुलन बनाने के लिए समन्वय जरूरी होता है। यदि इनके अंदर तालमेल है तो संगठन अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। देखिए, समन्वय कार्य जो है वह उच्च प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंधकों और निम्न स्तरीय प्रबंधकों सभी के लिए जरूरी होता है। यदि इनमें आपस में समन्वय है, तालमेल अच्छा है इनके बीच में, तो संगठन की योजनाओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। उच्च प्रबंधक जो योजना बनाते हैं उनका मध्य प्रबंधकों को आसानी से वो क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उनके बारे में समझा सकते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक उन योजनाओं को निम्न स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाकर उनको काम में लेने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, और निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ श्रमिकों से उन योजनाओं के अनुसार कार्य करवाकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनमें तालमेल होगा तो संगठन के लक्ष्य आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। समन्वय सभी प्रबंधकों का कार्य है। सभी स्तर के प्रबंधकों को समन्वय कार्य करना पड़ता है, सभी को समन्वय कार्य करना पड़ता है। संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन करने कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए, इस हेतु समन्वय कार्य सभी स्तर के प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। जो नीतियों का क्रियान्वयन है वो सभी स्तरों पर किया जाता है, लेकिन वो योजना के अनुसार किया जाए इसकी जिम्मेदारी इन सभी स्तर के प्रबंधकों की होती है, और ये तभी संभव है जब इनमें अच्छा तालमेल हो। यदि इनमें तालमेल नहीं है तो योजना के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा और संगठन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। समन्वय सोचा समझा कार्य है। देखिए, समन्वय कार्य सोच समझकर किया जाता है। संगठन में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग करता है। जो कर्मचारी है वो एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, चाहे वो एक विभाग के कर्मचारी हो या दूसरे विभाग के कर्मचारी, आपस में वो सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जबकि समन्वय प्रबंधकों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों को समाहित करता है। समन्वय इस सहयोग की भावनाओं को दिशा निर्देश प्रदान करता है, और समन्वय के माध्यम से जो इनका ये सहयोग है, जो इनके आपस में जो समन्वय है उसको और अधिक बढ़ाते हुए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया जाता है, और यह कार्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। समन्वय का महत्व। देखिए, समन्वय का बहुत महत्व होता है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रभावी तरीके से, कुशलतापूर्वक तरीके से प्राप्त करने के लिए समन्वय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक संगठन में अलग अलग प्रकार के लोग कार्य करते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग काम करते हैं, और उनके जो विभाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय का बहुत ज्यादा महत्व है। विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों को एकीकृत करना व्यक्तियों एवं विभागों में पर्याप्त मात्रा में समन्वय को सुनिश्चित करता है। देखिए, अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, अलग अलग विभाग काम करते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी होता है यदि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त
करना है। समन्वय के माध्यम से एक प्रबंधक नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण कार्यों को करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इन कार्यों को करते हुए जो प्रबंधक है वह समन्वय के माध्यम से संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। संगठन का आकार। अब समन्वय का महत्व क्यों है? देखिए, संगठन का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है और उनके अंदर तालमेल स्थापित करना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए समन्वय की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। संगठन के आकार में वृद्धि होने से विभिन्न महत्वाकांक्षाओं वाले कई व्यक्ति उससे जुड़ जाते हैं। जो भी व्यक्ति संगठन से जुड़ते हैं उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती है। समन्वय की सहायता से व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्यों से जोड़ा जा सकता है। देखिए, समन्वय की सहायता से ही जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, जो इसके व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, अच्छा वेतन प्राप्त करना, पदोन्नति प्राप्त करना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, वो समन्वय के माध्यम से इसे प्रेरित करके इसे प्रेरित किया जाएगा और संगठन में समन्वित रूप से इसे कार्य करने के लिए प्रेरित करके इसके जो ये व्यक्तिगत उद्देश्य हैं इनको सामूहिक उद्देश्यों के प्रति क्या है, मोड़ा जाता है। उसे यह प्रेरित किया जाता है कि जब सामूहिक लक्ष्य पूरे होंगे, जब संस्था को लाभ प्राप्त होगा तो आपके वेतन में वृद्धि भी होगी, आपको पदोन्नति भी दी जाएगी, आपको आगे बढ़ने का अवसर भी दिया जाएगा। तो जो इसके व्यक्तिगत हित हैं वो सामूहिक हितों से जोड़ दिए जाते हैं और यह समन्वय के माध्यम से ही होता है, समन्वय के द्वारा ही किया जा सकता है। यह संगठन की कार्यकुशलता के लिए नितांत आवश्यक है और यह संगठन की कार्यकुशलता के लिए बहुत जरूरी होता है कि लोग अपने व्यक्तिगत हितों को संस्था के सामूहिक हितों के साथ जोड़ें। कार्यात्मक विभेदीकरण। देखिए, जो बड़े संगठन होते हैं उनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं और वो अपने विभागों के हितों के लिए काम करते हैं। तो उनके जो कार्य हैं अलग अलग विभागों में जो वो काम करते हैं उनको संगठन के लिए जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और यह समन्वय के द्वारा ही हो पाता है। संगठन के कार्यों को विभिन्न विभागों प्रभागों में बांटा जाता है, अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। क्रय विभाग में, उत्पादन विभाग में, विक्रय विभाग में, विपणन विभाग में, इसी प्रकार वित्त विभाग में, सेवा वर्गीय विभाग में इन कार्यों को बांटा जाता है। संस्था के विभिन्न विभाग अपने अपने हितों को साधने को अधिक महत्व दे सकते हैं और ये विभाग अपने अपने कार्यों को पूरा करने में जोर देते हैं, उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जिससे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इनके बीच में आपस में मतभेद हो जाते हैं, इनके काम एक दूसरे पर निर्भर हैं लेकिन ये अपने हित साधने के लिए अपने हितों को ही आगे बढ़ाते हैं, अपने विभाग के कार्य ही पहले पूरा करना चाहते हैं, अपने विभाग के लक्ष्यों को ही पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जिससे इनमें मतभेद होते हैं। ऐसे में समन्वय द्वारा ही संस्था के हितों को प्राप्त किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में जब इनमें आपस में मतभेद होते हैं तो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी स्थिति में समन्वय के द्वारा ही इनके मतभेद दूर करके संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं तथा कार्यों एवं इन्हें करने वालों की विविधता के कारण होता है। देखिए, आधुनिक समय में जो तकनीकें आ रही है उसके कारण विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ती है, विशेषज्ञों की भर्ती करनी पड़ती है, इन्हें करने वालों में विविधता होती है। कंप्यूटर का काम करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले को ही रखना पड़ेगा, मशीन ऑपरेट करने के लिए जो मशीन चलाना जानता है उसे ही रखना पड़ता है। विशिष्टीकरण से श्रेष्ठता की भावना को जन्म मिलता है, जन्म देता है और जो ये विशिष्टीकरण है यह श्रेष्ठता की भावना को जन्म देता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, हम इस कार्य में
विशेषज्ञ हैं। इसलिए यह संभव है कि विशेषज्ञों द्वारा केवल अपने विभाग की क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाए, और इससे यह संभव होता है कि विशेषज्ञों द्वारा केवल अपने विभाग के कार्यों पर ही ज़्यादा बल दिया जाए। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए अपने विभाग के कार्यों पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। समन्वय संगठन के लिए सभी विशिष्ट क्रियाओं को समन्वित प्रयास में बांधता है, और समन्वय द्वारा इन जो विशेषज्ञों के काम हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के जो कार्य होते हैं अपने विभागों में, इनको जोड़कर, इनको समन्वित करके संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। देखिए, जो समन्वय है इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पे होती है, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, सभी जगह समन्वय जरूरी है। उच्च स्तर पर संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएं, इसके लिए उच्च स्तर पर समन्वय बहुत जरूरी होता है। मध्य स्तर पर विभिन्न विभागों में सामंजस्य के लिए, मध्य स्तर पर अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं, तो उन विभागों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। निम्न स्तर पर कार्यों तथा योजनाओं में समन्वय हेतु कार्य किस प्रकार किए जा रहे हैं, योजनाएं किस प्रकार पूरी की जा रही हैं, इन कार्यों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना निम्न स्तर पर बहुत जरूरी होता है। उसी के अनुसार संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो ये हर स्तर पर समन्वय बहुत जरूरी होता है। बच्चों, आज हमने समन्वय के बारे में जाना। समन्वय हर जगह व्याप्त है, हर जगह बहुत जरूरी होता है। बिना समन्वय के कोई भी कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता। जहाँ तालमेल है, जहाँ सामंजस्य है, वहाँ पर कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।